चलिए, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही हैं जो करती हैं आपको मालामाल। तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और कुछ एक शेयरों पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम लेकर के आएंगे वर्लपूल को। वर्लपूल में अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है वो हम देख रहे हैं करीब 8% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी खबर ज़रा एक बार फिर से चला दीजिए। जो है यहाँ पर जो है कंपनी जो है ख़रीदारी बेचने की जो है वो योजना जो है वो बना रही है और उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती जो है देखने को मिल रही है। वर्लपूल इंडिया में 31% स्टेक जो है वो जो पेरेंट कंपनी है वो बेचने की योजना बना रही है। एडवेंट, बेन कैपिटल, टीपीजी और केकेआर ने निवेश के लिए जो है इनसे संपर्क किया है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कंपनी के एशिया रेवेन्यू में वर्लपूल इंडिया का करीब करीब 85% के आसपास का योगदान है यहाँ पर। और आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंट जो है वो वर्लपूल के शेयर में देखने को मिल रहा है, 8% की तेज़ी। मैम, अभी करंट प्राइस पे क्या करना चाहिए? 1300 के आसपास चल रहा है। देखिए, वर्लपूल की बात करें तो बहुत अच्छी तेजी आई है इसमें, और एक क्लासिकल जो हम चार्ट्स का एक पैटर्न होता है वो पैटर्न इसमें देखने को मिला है। और इनफैक्ट ब्रेकआउट आ गया था ये 24 तारीख को। आज भी ये 29 तारीख, यहाँ से 3-4 दिन पहले, 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले। तो बहुत अच्छा चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है, मुझे अच्छा लगता है ये काउंटर। एक ही चीज है कि आज काफी तेज हो गया, तो थोड़ी सी गिरावट आ जाए। 1292 के आसपास चल रहा है। मेरे पास 92 का भाव आ रहा है, 1292 का। तो मेरे हिसाब से इसमें 1260 के आसपास या फिर 1270 के आसपास बस उतना ही लेवल नीचे आ जाए तो भी खरीदारी के ये मौके दे देगा। तो वहां पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1260 के 70 के आसपास खरीदारी करें और स्टॉप लॉस उसमें लगाएं 1140 का, और टारगेट इसमें रहेगा क्योंकि 1260 के आसपास की खरीदारी करने का है, तो टारगेट इसमें जो रहेगा वो 1475 के रहेंगे। ठीक है, तो ये राय जो है वर्लपूल के ऊपर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, जो है जेनेसॉल। और जेनेसॉल में अगर हम देखें तो अभी भी दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है। ईडी ने अहमदाबाद और गुरुग्राम स्थित कंपनी के परिसरों में जो है वो रेड की गई है। ईडी ने दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और तमाम जो इनके वित्तीय रिकॉर्ड हैं उनको तलाशने के बाद जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि जेनेसॉल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर के फिर जो है सूचना को साझा किया है, लोगों के साथ शेयर किया। और आपको बता दें कि फेमा के तहत जो है वो ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और इसकी जानकारी जेनेसॉल ने खुद दी है। तो अभी जो है अगर हम देखें, ये मैम इनके लिए समस्याएं समाप्त होती हुई दिख नहीं रही हैं। जो फंस गए हैं, पड़े हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। अभी क्या करें? 81 पे तो आ गया, वीक ही है। देखिए विपुल जी, लगातार टूट रहा है ये काउंटर, तो इसमें अब कोई कमेंट जैसा करने को भी कुछ बचा नहीं है। नई पोजीशन तो लेंगे भी नहीं वैसे भी लोग, जो लिया हुआ है बस उन्हीं के लिए अब एक राय दी जा सकती है। खरीदारी करनी नहीं है, लिया हुआ है तो अगर लॉस बुक कर सकते हैं तो एग्जिट कर जाइए इस काउंटर से। फंडामेंटली दूसरे जो अच्छे काउंटर्स हैं वहां पे एक्सपोजर लीजिए। इसमें जो भी लॉस का नुकसान जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई करता हुआ वो स्टॉक नजर आएगा जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। और बैंकिंग क्षेत्र में हमें एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक पसंद आते हैं उस कड़ी। जी चलिए, अब जरा हालांकि हमने डिफेंस पे काफ़ी बात कर ली है, लेकिन आज डिफेंस पे खबर भी निकल के आई है। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये है कि खबर ये है कि रक्षा व्यय जो है वो बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह से आज हम डिफेंस स्टॉक्स में जो है शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो राफेल ख़रीदने की बात आई ना, उससे इस संभावना को और जो है बल मिल गया है कि जो है रक्षा में जो है निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं, चाहे वो BEL हो, BDL हो, HL हो, इन तमाम शेयरों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और पारस डिफेंस में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंट आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, हमने काफ़ी सारे शेयरों पे बात की और ये सेगमेंट चूँकि GRS से आप देख रहे हैं कि अब 10% से ज़्यादा की तेज़ी, मझगांव डॉक 8% में तेज़ी देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस में 2 दिन में 20% की तेज़ी है। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की एक्सपेक्टेशन के बीच जो है ये रैली देखने को मिल रही है। तो मैम एक बार फिर से अगर आप कुछ पसंदीदा शेयरों के नाम ले लें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको पसंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ एक डेटा पैटर्न पे हमने बात नहीं की थी, उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। करीब आज 12% की रैली देखने को मिल रही है, लेकिन बीते एक महीने में ज़रा चार्ट देखिए आप, 48%, मतलब पूरी तरीके से आउट परफॉर्मेंस दिखाई है इस शेयर ने।
आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, डेटा पैटर्न हमें काफ़ी समय से पसंद आ रहा है, हमारे टारगेट 2700 के हैं, तो होपफुली अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10% की तेज़ी और है। तो अच्छा लग रहा है डेटा पैटर्न का चार्ट, 2700 के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है, बस थोड़ा-सा नीचे आने पे कर लीजिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरे हिसाब से नीचे आता है तकरीबन 2450 के ज़ोन में, तो खरीदारी करने के मौके ढूँढिए 2700 के टारगेट्स के लिए। पूरे डिफेंस काउंटर की बात करें तो आज हमने डिस्कस कर ही लिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, एचएएल भी अच्छा लग रहा है, तो ये 2 काउंटर्स पे बिल्कुल नज़र बना के रखी जा सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एचएएल जी मैम। दोनों का। जी मैम, दो लोग चूंकि इस सेगमेंट को अलग से अब हम अपलोड करेंगे, इन दोनों जो आपको पसंद आ रहे हैं उसके लेवल अगर आप एक बार फिर से बता देंगी तो जो लोग अलग से देखेंगे उनको फिर समस्या नहीं होगी। तो अगर आप एचएएल और बीईएल दोनों के अगर टारगेट्स बता सकें तो। बीईएल के टारगेट 330 से 340 के रहेंगे, खरीदारी कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 330 का पहला टारगेट, 340 का दूसरा टारगेट, और इसमें स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 305 का रहेगा। 305 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं बीईएल में। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की आपने यहाँ पे बात की, तो ये काउंटर भी अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो खरीदारी इधर भी की जा सकती है, 4600 के लेवल के आसपास करेंगे बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा 4450 का, और टारगेट्स इसमें जो रहेंगे वो रहेंगे आराम से 4750 से लेके 4850। ठीक, 4850 तक के टारगेट निकल के आ सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और यहाँ पर अगली कंपनी जो है वो है सीएससी, सहायक कंपनी भोजराज रिन्यूएबल के साथ कंपनी ने पीपीए किया हुआ है। साथ ही साथ 300 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है कंपनी ने ये पीपीए यहाँ पर किया हुआ है। 3.81 किलोवाट घंटे की दर से 25 साल के लिए बिजली खरीद के लिए कंपनी ने समझौता किया है। तो ये खबर यहाँ पर सीएससी को लेकर के निकल करके आती हुई, ये समझौता पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी आयोग की मंजूरी के अधीन है। आज अगर हम देखें सीएससी में तो इंट्राडे लो पे इस समय आप देख सकते हैं ट्रेड करता हुआ करीब 1.5 रुपये के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम 1.25% नीचे सीएससी का शेयर, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? वीक ही लग रहा है काउंटर, यहाँ पे 157 चल रहा है, 154 तक आने की भी चेष्टा कर सकता है। वीक है ये काउंटर, मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी के मौके ना तलाशे। लिया हुआ है तो सिंपल 140 या फिर 139 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले। टारगेट इसमें जो मेंटेन किया जाएगा वो मेरे हिसाब से 170 से लेके 175 के। ठीक, टाटा टेक पे अगली खबर है। आपको बता दें कि करीब 4% स्टेक, 3.9% टेक हिस्सा जो है वो टीपी राइज क्लाइमेट जो है वो बेच रही है, और ब्लॉक डील के ज़रिए आपको बता दें कि ये हिस्सा बेचा जाएगा। सुबह से ही दबाव है, नतीजे भी आए, नतीजों के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, और रिपोर्ट्स में भी यहाँ पर जो है वो बिकवाली की ही सलाह यहाँ पर दी गई है। तो ये सुबह ब्रोकर बोले में हमने डिस्कस किया था। मैम आपकी टिप्पणी एक बार फिर से टाटा टेक को लेकर के। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो देखिए ये काउंटर अभी भी वीक लग रहा है। मैंने पहले भी बोला था इसमें अभी भी वीकनेस जारी रह सकती है और ये और नीचे आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। किसी ने लिया हुआ है तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ नई पोजीशन नहीं खरीदनी है। लिया हुआ है तो होल्ड रखना है क्योंकि चांसेस हैं एक बार 640 तक ये नीचे आ जाए। ठीक, विप्रो लेकर के आते हैं जरा स्क्रीन पर। विप्रो पे खबर ये, यूरोप की एक कंपनी के साथ इन्होंने जो है करार करने किया हुआ है, और अभी जो है ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो करार किया गया है वो वोर के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को तैयार करेगा। एआई पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जो है वो विशेष फोकस जो है वो वहाँ पर रहेगा। तो वो वर्क के साथ जो है ये 5 साल का करार जो है विप्रो में देखने को मिल रहा है। मैम आईटी पे अब क्या करें, काफ़ी तो हो गई पिटाई, और डाउन साइड बाकी है अभी क्या करना चाहिए विप्रो में? देखिए आईटी में मुझे फिर भी सारे स्टॉक्स के लिए खराब नहीं लगता। आईटी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमें अच्छे भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट सिस्टम। ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस पे पॉजिटिव हूँ और खरीदारी करने की सलाह दूंगी। इस काउंटर पे परसिस्टेंट सिस्टम पे नजर बनाई जा सकती है। 5425 के आसपास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से अल्टीमेट टारगेट इसमें
5500 से लेके 5700 के रह सकते हैं। लेकिन हमने करी बात यहाँ पे विप्रो की, तो विप्रो थोड़ा वीक लग रहा है, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिलेंगे। पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेलेक्टेड स्टॉक्स यहाँ पे वीक बने हुए हैं, जिसमें विप्रो भी काउंटर है, लेकिन 247-48 के ऊपर ये भी ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ होल्ड करने की सलाह है, खरीदारी करने की सलाह नहीं है विप्रो में। 230 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट हमें इस काउंटर में जो देखने को मिलेगा वो 260 का रहेगा। इंडसइंड बैंक पे नजर डालते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि फुल टाइम डायरेक्टर और डिप्टी सीईओ जो हैं अरुण खुराना साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटरी फाइलिंग में ये तमाम जानकारी जो है दी है। अरुण खुराना के पास ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस की देखरेख का जिम्मा था। आपको बता दें कि जो हाल ही में बैंकों में जो फ्रॉड की घटना हुई उसके बाद से जो है लगातार निशाने पे थे और फाइनली उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। मैम, इंडसइंड बैंक आज हम देखें 0.25% के आसपास की मजबूती, 837 का लेवल। इंडसइंड बैंक में अभी क्या करें मैम? सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है, लेकिन ये जरूर है कि ये 905 तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो 905 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है 790 का। जी, इस बीच एक कंपनी है लैंडमार्क कार्स, और ज़रा आप एक बार चाहें तो चार्ट देख लें। कंपनी ने जीप का व्यवसाय को जो है अपने जो है वो पूरी तरीके से बेच दिया है, और इसमें आपको बता दें 2 शोरूम, एक वर्कशॉप, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं लैंडमार्क कार्स के अंदर। और साथ ही साथ पंजाब की मार्केट से पूरी तरीके से अब कंपनी बाहर हो गई है। मैम, कोई विशेष मसला तो है नहीं, लेकिन आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे लैंडमार्क कार्स को लेकर। देखिए, कुछ खास नहीं लग रहा है, ये काउंटर वीक ही लगता है, और लिया हुआ है तो सिर्फ होल्ड करना है 370 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो टारगेट रखा जा सकता है वो 450 से 480 का रहेगा, लेकिन नई पोजीशन नहीं लेगी जी। एक दो रिजल्ट्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले लेकर के आते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। मैम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। करीब 28.25% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 567 करोड़ रुपए रहा है। एनआई की बात करें तो 20% की बढ़त रही है और ये 736 करोड़ रुपए रही है। जीएनपीए में भी अगर हम देखें तो थोड़ा सुधार देखने को मिला है, और वहीं एनआईएम में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पहले के मुकाबले सुधार देखने को मिला है। 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया है मैम, और काफ़ी अच्छी मोमेंटम बनता हुआ पीएनबी हाउसिंग में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, बिल्कुल अच्छी तेजी इस पे बनी हुई है आज। बड़ा इसने अच्छा मोमेंटम दिखाया है। मेरे हिसाब से ये मोमेंटम इसे जो फर्दर अप ड्राइव कर सकता है वो यहाँ पे रहेगा 1100 के लेवल्स तक। तो ठीक लगता है ये काउंटर, तेजी में लगता है 1100 तक जाने की क्षमता रखता है, बट नई खरीदारी ना करें, क्योंकि ऊपर से भी ये थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आया है। अगर ये थोड़ा सा 1000 के आसपास मिलता है तो नई खरीदारी करें। 1100 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 920 का रखें। ठीक मैम, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए जरा फटाफट अगली कंपनी जो है जिसके नतीजे आए हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर नतीजे जो है वो निकल करके आए हैं टीवीएस मोटर्स के। काफ़ी शानदार नतीजे रहे मैम, लेकिन नतीजों के बाद काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 76% के आसपास मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में हम 17% की ग्रोथ देख रहे हैं। एबिटा जो है वो करीब 44% बढ़ करके 1332 करोड़ रुपये रहा है। तो ये स्थिति है टीवीएस मोटर्स को लेकर के। मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, क्योंकि हाईली प्राइस्ड काउंटर है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आई हो, बट नीचे में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 2680 के आसपास मिले तो खरीदारी कर लेनी चाहिए। 2640 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट इनिशियली तो मेरे हिसाब से इसमें 2730 से 2750 के लगे। चले, इस बीच जो है यूको बैंक के भी नतीजे आए हैं। यूको बैंक के नतीजे जो है अगर हम देखें तो बैंक के नतीजे ठीक रहे थे। आज हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में करीब 27.70% की बढ़ोतरी रही है। ये 652 करोड़ रुपए रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में करीब 33% से ज़्यादा का इजाफा। इसके अलावा ब्याज से आय में करीब जो है 23% से ज़्यादा की तेज़ी। जीएनपीए में भी जो हमने देखा कि थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को, थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिली है, और डिविडेंड भी कंपनी ने ऐलान किया हुआ है। मैम, यूको बैंक पे कोई टिप्पणी आपकी? यूको बैंक अब खरीदारी ना करें, मतलब आज अच्छा मूव दिखाया है, लेकिन नई खरीदारी इस लेवल पे ना करें। 31 के आसपास करें। माफ कीजिएगा, 31 नहीं, 30 के आसपास करें, क्योंकि 31.97 तो चल ही रहा है, तो 31 से लेके 30 के बीच में
यहाँ पे नई खरीदारी करें। स्टॉप लॉस उसमें रखेंगे 29 का, टारगेट रखेंगे इसमें 34 का। जी, तो ये बात यूको बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। अगली एक बैंक और ले लेते हैं और वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। मैम जो है आपके, माफ़ कीजिएगा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जो है पे हम लोगों ने बातचीत कर ली है। ओबरॉय रियल्टी एक ले लेते हैं मैम। ओबरॉय रियल्टी में आज हम देख रहे हैं कि नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, दबाव में भी है शेयर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 145% के आसपास कंपनी का जो मुनाफा है वो घटा है। ओवरऑल रियलिटी में मेरे हिसाब से अभी नई बैंक के लिए इम्पोर्टेंट है 1650 के ऊपर के क्लोज देना, तभी उसमें नई बैंक के मौके ढूंढिए, अदरवाइज रहने दीजिए। होल्ड ही करना बेटर रहेगा स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 1540 के स्तर पे। टारगेट इस पे रखना होगा 1680। ठीक, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई और इसी के साथ करते हैं हम अपने सेगमेंट को समाप्त।